आपकी समृद्धि मैम, समृद्धि दीदी, समृद्धि मैमड़ी की आवाज क्लियरली आ रही है या नहीं आ रही है? जल्दी से बताएंगे भाई, क्विकली क्विकली क्विकली, जल्दी से सभी बच्चे प्यारे प्यारे सनफ्लावर बनाएंगे और बताएंगे कि पू की जनता पार्टी के सारे बच्चे मुझे सुन पा रहे हैं या नहीं। पू की जनता पार्टी जिंदाबाद बेटा। क्या आप सभी पू की जनता पार्टी के मेंबर हैं? अगर नहीं है तो जल्दी से एक दबाकर, जल्दी से एक दबाएं, जल्दी से पू की बनाकर पू की जनता पार्टी के मेंबर बने। चलिए स्टार्ट करें बेटा आज का सेशन। ऐसा लग रहा है पता नहीं कितने दिनों बाद मिल रहे हैं। क्या सच्ची में हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं? हाँ मुझे लग रहा है हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। चलिए तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बेटा। यार थैंक यू सो मच, बच्चों ने एक दबाना शुरू कर दिया है। वेरी गुड। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे कुछ टॉपिक्स को, जैसे कि वी विल बी टॉकिंग अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया, वी विल बी टॉकिंग अबाउट क्लोरोप्लास्ट, वी विल बी टॉकिंग अबाउट सेल डिवीजन। कैंसर के बारे में आज हम बात नहीं करेंगे भाई, इतना हेवी, इतना सब कुछ एक दिन में नहीं पढ़ पाएंगे भाई। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे छोटे हैं ना, अभी छोटे हैं, चिन्नू मिन्नू है, अभी छोटे ही तो बच्चे हैं। एक साथ इतना सारा पढ़ा दूंगी तो डिस्प्रेशन में चले जाएंगे। एक बारी में इतना सारा नहीं पढ़ सकते बच्चे, है ना। और ये बात तो मैं समझती हूँ यार, बिकॉज तुम्हारी तरह भाई मैं भी थी कभी 9th क्लास में, है ना। और जब टीचर थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा पढ़ा देती थी तो ऐसा लगता था हाय मैम प्लीज बख्श दीजिए। आई नो बेटा, है ना। वैसे भी सेकेंड स्लॉट की क्लास होती है ना, तो उसमें वैसे बच्चे ऑलमोस्ट ऐसे सैचुरेट हो चुके होते हैं, बस और नहीं पढ़ना। बट बेटा धीरे धीरे एक हैबिट डेवलप करो। अभी क्लास 8th वाले माहौल से थोड़ा सा बेटा हमें क्या करना होगा, निकलना होगा। क्लास 9 शुरू हुए हुए अप्रैल में पूरे मतलब मान लो बेटा 2 महीने हो गए हैं। अब थोड़ा थोड़ा बेटा अपने में बदलाव लाना शुरू करो, ठीक है। थोड़ा थोड़ा चेंजेस लाओ, अपनी कहते हैं ना सिटिंग कैपेसिटी को थोड़ा सा बढ़ाओ, ठीक है। धीरे धीरे यू कैन डू इट, है ना। एक दिन 10 मिनट एक्स्ट्रा बैठो, फिर 15 मिनट एक्स्ट्रा बैठो, फिर आधा घंटा एक्स्ट्रा बैठो। तो धीरे धीरे करके क्या होगा बेटा, हमारी हैबिट डेवलप हो जाएगी। एंड इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी तो 9th क्लास है, अगले साल फिर बोर्ड क्लास होगी, फिर और बड़े हो जाओगे बेटा, 11th 12th होगी। तो लंबे समय तक डिस्ट्रैक्ट हुए बिना, लंबे समय तक फोकस के साथ बैठना, ये एक हैबिट है बेटा जो आपको डेवलप करनी होगी, ठीक है। बाकी सब बढ़िया चल रहा है? हाँ 3rd क्लास नहीं है बेटा, आज 5वीं क्लास है बेटा, 5वीं क्लास है आज। हाँ ठीक है, हाँ चलिए स्टार्ट करें बेटा, स्टार्ट करते हैं। अब हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है जल्दी से एक बार रिकॉल कर लेते हैं, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं बेटा। हमने सेल की बेसिक चीजों के बारे में बात करी। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जब हम सेल की बात करते हैं, है ना, जब हम सेल की बात करते हैं तो हम बोलते हैं सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। इसी के अंदर इसी की वजह से पूरी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर बनता है, इसी के अंदर सारे फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। सेल के अलग अलग पार्ट्स के बारे में बात करी। वी टॉक्ड अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया। यहाँ पे हमने डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस के बारे में डिस्कशन कर लिया था। उसके बाद हमने सेल वॉल के बारे में बात करी। वी टॉक्ड अबाउट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल बोलते हैं भाई। उसके पास 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, दोनों मेम्ब्रेन को मिला के न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं। उसमें छोटे छोटे छेद प्रेजेंट होते हैं जिनको न्यूक्लियर पोर बोलते हैं, है ना। उसके अंदर डीएनए होता है। अगर डीएनए फैला हुआ है तो, है ना, अगर डीएनए इस तरीके से फैला हुआ है, स्कैटर्ड है, तो क्रोमैटिन। अगर उसी डीएनए ने कुछ इस तरीके की शेप ले रखी है तो हम उसको क्या बोल देते हैं, क्रोमोसोम। इसके अलावा बेटा लास्ट क्लास में हमने एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, लास्ट क्लास में बेटा हमने क्या लास्ट क्लास में हमने प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात करी थी, याद आ गया। लास्ट क्लास में हमने मेनली 2 चीजें देखी थी बेटा। हमने बात करी थी सेल्स के बारे में। सेल कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। कुछ गरीब सेल्स हैं, पी फॉर पुअर, पी फॉर प्रोकैरियोटिक, है ना। कुछ ऐसे गरीब सेल्स हैं जिनके पास ना ही न्यूक्लियस है ना ही मेम्ब्रेन वाले सेल ऑर्गेनेलीज हैं, वो हो गए प्रोकैरियोटिक सेल्स। फिर आ जाते हैं कुछ हमारे अमीर सेल्स, उनके पास न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, बाकी सब सेल ऑर्गेनेलीज भी हैं, तो वो क्या हो गए बेटा, यूकैरियोटिक सेल। क्या हो गए, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। हाँ चलिए, अब बेटा प्रोकैरियोटिक सेल किसके पास पाया जाता है भाई, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं दे ऑल आर प्रोकैरियोटिक टाइप सेल। उनका पास एक ही सेल है और वो एक सेल भी क्या है, गरीब है। यूकैरियोटिक सेल में अगर हम बात करें बेटा, कोई भी प्लांट का सेल उठा लो, कोई भी प्लांट का सेल उठा लो,
वो यूकेरियोटिक टाइप का होगा। किसी भी एनिमल का सेल उठा लो बेटा, वो यूकेरियोटिक टाइप का होगा। किसी भी फंगस का, कोई भी फंगल सेल उठा लो बेटा, वो कैसा होगा, यूकेरियोटिक होगा। या फिर आप किसी भी प्रोटोजोआ को उठा लो, ठीक है, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, वो यूकेरियोटिक टाइप होगा। इसके अलावा और क्या डिस्कस किया था बेटा हमने? इसके अलावा हमने बात करी थी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की। इसके अलावा बेटा हमने बात करी थी किसकी? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या था बेटा? बेसिकली हमारे कुछ सेल ऑर्गेनेलीज हैं जो साथ मिलके क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। उनका जो फंक्शन है वो कोऑर्डिनेटेड है, उनका फंक्शन कोऑर्डिनेटेड है। बातें मत करो। हाँ, पहला था बेटा हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पहला था हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये भी क्या था बेटा? दो टाइप्स का था। एक था हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके सरफेस पे राइबोसोम अटैच नहीं थे। फिर एक था हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके सरफेस पे राइबोसोम अटैच थे। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड्स बनवाता है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का सिंथेसिस कराता है। उसके अलावा बेटा नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली थी हमारी गोल्जी मॉसी, जिसको गोल्जी बॉडी या फिर गोल्जी अपरेटस कहा जाता है। जो भी प्रोटीन एंड लिपिड्स हमारे SCR और RER बनाते हैं वो किसके पास भेज देते हैं? गोल्जी मॉसी के पास भेज देते हैं। जाओ यहाँ पर जाकर मॉडिफाई हो जाओ, यहाँ पर जाकर सुंदर सुंदर बन जाओ, यहाँ पर जाकर पैक हो जाओ। तो यहाँ पर जाने के बाद वो मॉडिफाई होती हैं, सॉर्ट होती हैं, पैक होती हैं और आगे ट्रांसपोर्टेशन के लिए भेज दी जाती हैं। इनको पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। इसके बाद बेटा हमने डिस्कस किया था एक और सेल ऑर्गेनेली के बारे में। क्या नाम था? क्या नाम था? एक सेल ऑर्गेनेली है जो गोल्जी अपरेटस ही बनाता है, विच वॉज लाइजोसोम। हमसे जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। चूर चूर बोले तो ब्रेक डाउन, चूर चूर बोले तो नान मैम, चूर चूर नान, टेस्टी टेस्टी। भाई मैंने तो अभी ना तुम्हारी क्लास खत्म होने से जस्ट 2 मिनट पहले क्लास 12th वालों को छोड़ा है ना, तो कुछ खाने का भी टाइम नहीं मिला। कोई नहीं, इट्स ओके, पानी पी लेते हैं। फ्रूट्स खाएंगे हम तो, फ्रूट्स मम्मी ने फ्रूट भी पैक करके दिए थे, वो भी नहीं खाए अभी तक मैंने। हाँ, तो बेटा लाइजोसोम के बारे में, अगर हम लाइजोसोम्स के बारे में बात करें, हाँ लाइजोसोम्स के बारे में अगर हम बात करें तो लाइजोसोम ऐसे सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं जो कि क्या करते हैं बेटा? चीजों को ब्रेक डाउन करते हैं। क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं। तो कोई भी प्रोटीन है, लिपिड है, कोई भी कार्बोहाइड्रेट है, कोई बैक्टीरिया है, वायरस है, जब वो लाइजोसोम के अंदर जाता है तो लाइजोसोम उसको तोड़ देता है। कोई भी पुराना सेल ऑर्गेनेली है, कोई भी सेल ऑर्गेनेली है जो बहुत बूढ़ा हो गया है, पुराना हो गया है, डैमेज हो गया है, लाइजोसोम उसको खा जाता है, लाइजोसोम उसको ब्रेक डाउन कर लेता है और हमारे सेल की साफ सफाई कर देता है। उसके बाद बेटा हमने बात करी थी स्टोरेज सैक्स की। स्टोरेज सैक मतलब ऐसे थैले जिनका काम स्टोरेज का होता है ना। वो क्या थे बेटा? वैक्यूल्स थे। वैक्यूल्स बेसिकली ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। खिला दो, तुम्हारे घर पे नहीं है बेटा? है बेटा, तुम लेकर आना जब मुझसे मिलने आओगे तो ऐसे तरबूज और लीची वीची लेकर आना बेटा, मेरा फेवरेट फ्रूट है लीची तरबूज, प्लीज लेकर आना जब मुझसे मिलने आओगे। ठीक है? हाँ मैम से ही मांग रहे हैं बेटा, तुम खिलाओ मुझे फ्रूट। चलो ठीक है। तो बेटा जब हम वैक्यूल की बात करते हैं, वैक्यूल के अंदर बहुत सारी चीजें स्टोर होती हैं, बहुत सारा पानी, बहुत सारी शुगर, बहुत सारे एसिड्स, ठीक है, इधर उधर का वेस्ट वगैरह, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर स्टोर होती हैं। अगर हम प्लांट सेल की बात करें, उनके अंदर वैक्यूल का साइज बड़ा होता है। कई बारी प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल इतना बड़ा होता है कि वो 90% जो है स्पेस घेर लेता है सेल की। अगर हम प्लांट और एनिमल सेल को कंपेयर करें तो प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल का साइज बड़ा होता है, और अगर एनिमल सेल की बात करें तो वहां पर वैक्यूल छोटे साइज के होते हैं या फिर एब्सेंट ही होते हैं। ठीक है, चलिए 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 चलिए, ठीक है। आज हम क्या पढ़ेंगे बेटा? आज हम पढ़ेंगे हमारे 2 इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में। पहले तो समझ लो बेटा, वो सेल ऑर्गेनेलीज इसका पार्ट नहीं होते, वो सेल ऑर्गेनेलीज इसका पार्ट नहीं होते, हमको इसमें मत मिलाइए, हम अलग है ना। तो एक्चुअली में भाई उनका ऑरा प्लस 999 है। सेल के अंदर वो एक्चुअली में गैंगस्टर्स हैं, अपनी चलाते हैं, अपनी मन की कर सकते हैं वो, उनको किसी और की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आज बेटा सबसे पहले हम जिस सेल ऑर्गेनेली के बारे में बात करेंगे दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। आप बेटा कुछ भूल जाएंगे बट एक चीज आप कभी नहीं भूलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, है ना बेटा। मैं किसी भी व्यक्ति से पूछ लूंगा, बेटा करो बातें बेटा, तुम्हें चैट ही बंद कर दी, मैं ना बातें करके दिखाओ। तुम इतनी बातें करते हो, कितनी बातें करते हो, मेरी बातें नहीं खत्म होती है भाई।
हाँ, तो बेटा कुछ भूलो ना भूलो बेटा, अपना नाम भूल जाओगे तुम, बट मुझे नहीं लगता कभी तुम इस बात को भूल पाओगे, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, अब ये क्या है भाई, व्हाई दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल? पावर, एनर्जी, बाइसेप्स नहीं नहीं, ठीक है। पावर हाउस, पावर हाउस मतलब एक ऐसी जगह जहां पर क्या है, एनर्जी बने। ऐसी कोई भी जगह जहां पर क्या होती है भाई, जहां पर एनर्जी बनती है, उस जगह को हम पावर हाउस बोल देते हैं। अब सेल के अंदर वो जगह जहां पर एनर्जी बनती है, उस जगह को हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। सिंपल। सेल के अंदर वो जगह, सेल के अंदर वो ऑर्गेनली जो एनर्जी बनाने का काम करता है, उस ऑर्गेनली को हमने टैग दे दिया है कि भाई तुम तो पावर हाउस ऑफ द सेल हो, तुम तो एनर्जी बनाते हो। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया है भाई, इसीलिए इसका नाम पड़ गया है पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, सप्लाईज ये क्या करता है बेटा, बनाता है, या फिर हम कह सकते हैं सप्लाई करता है एनर्जी को। ठीक है, सेल के अंदर बहुत सारे काम करने हैं ना बेटा, सेल के अंदर कितना कुछ हो रहा है, सेल के अंदर चीजें इधर से उधर ट्रांसपोर्ट हो रही हैं, सेल के अंदर प्रोटीन बन रहे हैं, सेल के अंदर लिपिड्स बन रहे हैं, सेल के अंदर चीजें पैक हो रही हैं, सेल के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज चल रही हैं। उन सभी एक्टिविटीज को करने के लिए एनर्जी चाहिए। इवन बेटा मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं बेटा, मैं चल रही हूं इस टाइम पे ना, मैं चल रही हूं, आपको पता है मेरी बॉडी को चलने के लिए भी एनर्जी चाहिए। इवन मैं बोल रही हूं बेटा, इस टाइम भी बेटा मेरी बॉडी को बोलने के लिए एनर्जी चाहिए। और ये सारी एनर्जी कहां बनती है, हमारे सेल में बनती है। अब सेल के अंदर एनर्जी कौन बनाता है, सेल के अंदर बेटा एनर्जी बनाता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोल दिया गया है। अब बेटा इसके स्ट्रक्चर पे अगर हम आ जाएं, है ना, अगर इसके स्ट्रक्चर के ऊपर हम आ जाएं और इसके स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करें, कर ले क्या, चलो कर लेते हैं, हाँ कर लेते हैं। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को बनाऊं बेटा, अगर आप अपनी एनसीईआरटी का भी डायग्राम देखेंगे, दिस इज योर डायग्राम ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है, तो बेटा देखो देखो ये क्या है, ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया बेटा बिल्कुल गोल नहीं होता, पहली बात तो, है ना। तुम सोचो कि ऐसा बना दोगे, नहीं बेटा, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया थोड़ा सा ओवलिश, सिलिंड्रिकल टाइप भी बोल सकते हो, है ना, इस तरीके की शेप होती है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की क्या होती है बेटा, दो मेम्ब्रेन होती है, तो हमने पहली ही क्लास में डिस्कस कर लिया था, है ना, ये तो हमने पहली ही क्लास में डिस्कस कर लिया था। माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या होती है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया के पास दो मेम्ब्रेन होती है, एक हो गई आउटर मेम्ब्रेन, एक हो गई इनर मेम्ब्रेन, एक हो गई आउटर मेम्ब्रेन, एक हो गई इनर मेम्ब्रेन। तो साथ साथ ड्राइंग में साथ साथ डायग्राम बनाएंगे बेटा, है ना। ये क्या हो गई, ये क्या हो गई, व्हाट इज दिस, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, चलो बेटा अब मैं बनाऊंगी यहां पर इनर मेम्ब्रेन, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। ठीक है बेटा, ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ये क्या है, स्मूथ है और पोरस है, यानी कि बिल्कुल स्मूथ सॉफ्ट होती है। ठीक है, और इसमें ना छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो बहुत बड़े बना दिए मैम आपने, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, निन्ने पिन्ने से, बहुत ही छोटे छोटे से, बहुत ही इस तरीके से छोटे छोटे से क्या है बेटा, पोर्स होते हैं, बहुत ही फाइन, बहुत ही छोटे छोटे से क्या होते हैं बेटा, इस तरीके से पोर्स होते हैं। ठीक है, चलो जी, ठीक है, चलो अब बेटा हम बनाएंगे इनर मेम्ब्रेन, और ध्यान से देखेंगे बेटा, ये जो इनर मेम्ब्रेन होती है बेटा, है ना, मान लो ये मैंने इनर मेम्ब्रेन बनाई, अंदर वाली मेम्ब्रेन बनाई, ये वाली जो मेम्ब्रेन होती है ये अंदर की तरफ फोल्ड हुई हुई होती है, यानी कि ये जो मेम्ब्रेन है ना बेटा, ये जो मेम्ब्रेन है ये अंदर की तरफ फोल्ड हो गई है। अंदर की तरफ क्या होती है बेटा, इसमें फोल्डिंग्स होती हैं, मतलब ये बेटा इसमें क्या होती है, अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्डिंग देखो मैं बना के दिखाती हूँ, है ना, मैं हटा रही हूँ उसको, मैं बनाऊंगी, देखना बेटा, ये जो मेम्ब्रेन है ये अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड हुई हुई है, अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड हुई हुई है, अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड हुई हुई है, अंदर की तरफ बेटा क्या है, ऐसे फोल्ड हुई हुई है, अंदर की तरफ इस तरीके से क्या है बेटा, फोल्ड हुई हुई है। तो ये मेम्ब्रेन है, इसमें अंदर की तरफ फोल्ड, इन मतलब अंदर, 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 अंदर की तरफ फोल्डिंग, अंदर की तरफ फोल्डिंग, अंदर की तरफ फोल्डिंग, अंदर की तरफ फोल्डिंग, अंदर की तरफ फोल्डिंग एंड सो ऑन। ठीक है, अंदर की तरफ फोल्ड हुई हुई है, तो ये क्या हो गई बेटा, ये हमारी हो गई इनर मेम्ब्रेन। और बेटा ये जो अंदर की तरफ फोल्ड हो गया है स्ट्रक्चर, है ना, ये जो अंदर की तरफ ये जो स्ट्रक्चर फोल्ड हुआ है, इसको हमने नाम दिया है, इसको हमने नाम दिया है क्रिस्टे, इसको हमने नाम दिया है क्रिस्टे। ठीक है, अंदर की तरफ ये जो फोल्डिंग्स है इनको हमने नाम दिया है क्रिस्टे।
ठीक है। अब बेटा यहां पर क्या है, यहां पर कुछ जेली फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है, कुछ जेली फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है। उस जेली फ्लूइड लाइक सब्सटेंस को हम बोलते हैं मैट्रिक्स या फिर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, कुछ भी बोल दो, दोनों एक ही बात है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया का जेली लाइक सब्सटेंस, दिस इज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ठीक है, चलो बेटा जी, अब एक और बात, पता नहीं एनसीईआरटी में दिया है नहीं दिया, बट मैं बता देती हूं। देखो बेटा, ये वाली और ये वाली दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, ये वाली और ये वाली दोनों मेम्ब्रेन के बीच में क्या है, स्पेस है ना, ये वाला, अरे बाप रे ये क्या, ये वाला बेटा, समझ रहे हो तुम, ये वाला, अरे ठीक है, समझ रहे हो बेटा, ये वाला, ये जो है ना, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में ये जो स्पेस होता है, यहां से लेकर पूरा यहां तक, इस स्पेस को एक नाम दिया गया है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मतलब बीच में, इंटर मतलब बीच में, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। बेटा आपने सुना है, बेटा कल आप लोगों का इंटर हाउस कंपटीशन है, ड्राइंग शीट लेकर आना। बेटा कल आपका इंटर हाउस कंपटीशन है, कर ग्लेस पेपर लेकर आना। बेटा कल आपका इंटर हाउस कंपटीशन है, स्केच पेन लेकर आना। बेटा कल इंटर हाउस कंपटीशन है, अपनी घर की जायदाद की प्रॉपर्टीज के पेपर लेकर आना। स्कूल वालों को बस चले तो बेटा सब कुछ हमसे ही ले ले ठीक है, स्कूल वालों को बस चले तो बेटा सब कुछ हमसे ही ले ले, है ना। बट ये इंटर का मतलब क्या होता है, व्हाट डू वी मीन बाय इंटर? इंटर स्कूल कंपटीशन, इंटर हाउस कंपटीशन, इंटर जोनल कंपटीशन, व्हाट इज दिस इंटर? इंटर जो शब्द होता है बेटा, उसका मतलब होता है इन बिटवीन। ये जो शब्द है ना बेटा इंटर, बेटा अब ना मैं तुमको एक बात समझा देती हूं। अगर तुमको ये लगता है कि बायोलॉजी एक रटने का सब्जेक्ट है जिसमें सब कुछ बस रटना होता है, नहीं बेटा, यहां पर हर चीज का एक मतलब है और ये मतलब ना बदलते नहीं है। इंटर का मतलब होता है इन बिटवीन, मेम्ब्रेन का मतलब ये बाउंड्रीज, दो बाउंड्रीज के बीच का, इंटर मतलब इन बिटवीन, दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच का जो स्पेस है वो हो गया हमारा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, वो हो गया हमारा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, अब बेटा ध्यान से सुनो, जैसा कि मैंने कहा भाई माइटोकॉन्ड्रिया का ऑरा है गाइस, ऑरा प्लस 99 है इसका, क्योंकि बेटा इसके पास अपना खुद का डीएनए है। ओ भाई गॉड, क्रेजी, एकदम क्रेजी, क्या बात कर रहे हो मैम, हमने तो बचपन से ये पढ़ा है कि न्यूक्लियस के पास डीएनए होता है, ठीक है, होता है, बट थोड़ा सा डीएनए इसके पास भी है, थोड़ा सा डीएनए इसके पास भी है। तो अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें हमारे किसकी, इसकी, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया की, तो भाई साहब जी के पास अपना खुद का डीएनए है। क्रेजी क्या है बेटा, इसके पास अपना खुद का डीएनए होता है। अब वो डीएनए थोड़ा एक्चुअली में ऐसा नहीं होता, अगर मैं बहुत स्पेसिफिकली बात करूं तो वो सर्कुलर डीएनए होता है ना, वो सर्कुलर डीएनए होता है। इट हैज इट्स ओन डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास गाइस अपना खुद के आरएनए भी है, इसके पास अपना खुद का आरएनए भी है, और वेच इसके पास अपने खुद के राइबोसोम्स भी हैं दोस्तों। क्रेजी गाइस, क्रेजी। इसके पास क्या है, इसके पास डीएनए है, इसके पास डीएनए है खुद का, ओके, इसके पास आरएनए है खुद का, ओके, और इसके भाई के पास अपने खुद के राइबोसोम्स भी हैं। एंड सबसे स्पेशल बात यह है कि ये इन तीनों की मदद से खुद का प्रोटीन बना सकता है। तो इसको किसी की इंतजार करने की जरूरत नहीं है, इसको किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है कि प्लीज प्रोटीन बना के दे दो। No, it can make its own protein. Self-sufficient, cool, independent girl है ये cool, independent girl, not girl. It can be, अरे यार कुछ नहीं होता इसमें, मेल फीमेल है ना। तो देखो बेटा यहाँ पर इन तीनों की मदद से ये क्या कर सकता है, सिंथेसाइज इट्स ओन प्रोटीन, सिंथेसाइज इट्स ओन प्रोटीन, अपने प्रोटीन खुद बनाता है भाई,
अपने प्रोटीन खुद बनाता है भाई, ठीक है, इन तीनों की मदद से। हमने क्या पढ़ा बेटा, जल्दी से देखेंगे, जल्दी से देखेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। आउटर मेम्ब्रेन क्या है भाई, स्मूथ होती है, छोटे छोटे छेद होते हैं। इनर मेम्ब्रेन जो है बेटा, उसके ऊपर छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, बेटा वो ऐसे 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 वाली जो स्ट्रक्चर्स हैं, उनको हमने क्या बोला बेटा, उनको क्या बोला, उनको हमने बोला क्रिस्टे। व्हाट डू वी कॉल देम, वी कॉल देम क्रिस्टे। ये जो आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे थे, अभी आपको ये भी दिखा देती हूं कि बेटा आप उसको जब माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो आपको कैसा दिखाई देता है। पहली बात तो बेटा लल्लू पल्लू माइक्रोस्कोप से तो आप उसको देख ही नहीं सकते, है ना। नॉर्मल माइक्रोस्कोप में तो बेटा आप माइटोकॉन्ड्रिया देख ही नहीं सकते, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की चीजें तो बेटा हाँ नेक्स्ट टू डिस्पॉसिबल इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू डिस्पॉसिबल। तो भाई ये करोड़ों का आता है बेटा माइक्रोस्कोप, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, करोड़ों का आता है गाइस। तो उसकी फोटो है बेटा, देखो ऐसी सी दिखती है, और आपको बेटा दिख रहा होगा दिस इज माइक्रोस्कोप, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, जो कि ऐसा सा दिख रहा है। और आपको दिख रही होंगी बेटा, नहीं दिख रही मैम, नहीं दिख रही, करोड़ों रुपए खर्च के भी मैम ऐसी फोटो दिखती है। हाँ, करोड़ों रुपए खर्चने के बाद भी बेटा देखो कुछ ऐसा सा ही दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पर आपको ये देखो, ये फिंगर लाइक 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 ऐसे 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 जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना बेटा, ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे पूरे स्ट्रक्चर्स हैं बेटा, ठीक है। ऐसा सा दिखता है, ठीक है, ऐसा सा दिखता है। समझ आ रहा है, थोड़ा रिलेट कर पा रहे हो। अभी जो मैंने आपको बेटा डायग्राम बनवाया, क्या आप उसको रिलेट कर पा रहे हो इससे? अभी जो मैंने आपको डायग्राम बनवाया, वेरी गुड। 3D मॉडल भी दिखा दूंगी, असली का देखो ना यार, असली का कैसे दिखता है। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब यहां पर बेटा एक बात लिखी हुई है, क्रिस्टे इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड इन एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक है। ये अभी पॉइंट अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, इसको अभी करेंगे, ठीक है। बट उसके अलावा लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं बेटा। इसके पास अपना खुद का डीएनए है, राइबोसोम है, और अपना आरएनए भी है ना। इसके पास अपना खुद का डीएनए, आरएनए एंड राइबोसोम है, जिसके कारण ये क्या कर सकता है, अपने प्रोटीन्स खुद बना सकता है। अब देखो बेटा, मैं आपसे कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन पूछूंगी, प्लीज थोड़ा बताना, ठीक है, प्लीज थोड़ा सोच समझ के बताना। एक क्वेश्चन आप सभी के लिए बेटा, मान लो मेरे पास एक पॉइंट ए है और मेरे पास एक पॉइंट बी है, ठीक है। मैंने पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी के बीच में एक धागा रख दिया। मैंने पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी के बीच में एक धागा रख दिया, ऐसे ऐसे, ठीक है। चलो भाई, अगेन बेटा, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। अब पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी के बीच में मैंने एक धागा रखा। अब मैंने इसको क्या कर दिया बेटा, मैंने उसको ऐसे 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 अरेंज कर दिया, ठीक है। अब बेटा आपके पास दो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1 यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन 2 यानी कि ऑप्शन बी। किसका सरफेस एरिया ज्यादा है, इस धागे का या फिर इस धागे का? किसका सरफेस एरिया ज्यादा है? अगर मैं ये धागे को लूं और मैं इस धागे को लूं, इस धागे को मैं पूरा ऐसे खोल दूं, मतलब इसको मैं पूरा ऐसे खोल दूं, स्ट्रेट कर दूं, तो किसका सरफेस एरिया ज्यादा है? किसका सरफेस एरिया ज्यादा है? किसका सरफेस एरिया ज्यादा है? अबे कौन मेरे को नजर लगा रहा है भाई? मेरे भाई साहब, तुम बच्चे ना बेटा सब जल रहे हो बेटा मुझसे, मुझे पता है
नजर लगा दी मेरे को भाई किसी ने। एक सेकेंड, पानी यार। बेटा किसी ने नजर लगाई है यार। अब पानी पीऊंगी, मम्मी को पता चल गया पानी पी लिया है वाटरमेलन के ऊपर, गला खराब हो जाएगा। क्या करूं? बच्चे कह रहे लुक अप। ओके एक सेकेंड भाई, एक मिनट बेटा, एक मिनट, प्लीज गिव मी अ मिनट यार। जब मैं पिछले साल क्लास 9 के बच्चों को, नीव के बच्चों को पढ़ाती थी ना, तो बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती थी। कभी कुछ गिर गया, कभी कुछ लग गया, कभी मुझे कुछ हो गया। तो वो पता है क्या करते थे? वो कहते थे कॉल 911, कॉल 911। ठीक है, मुझे उनकी याद आ गई। चलो 10th के बच्चे, अब वो 10th में हो गए होंगे। चलो ठीक है। तो भाई यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? मैंने आपसे पूछा कि भाई सरफेस एरिया किसका ज्यादा होगा, तो आपने कहा कि मैम सरफेस एरिया बी का ज्यादा होगा, जो कि बिल्कुल सही आंसर है ना। ऑब्वियस सी बात है, हमें दिख रहा है कि मैम इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है। ठीक है, जो कि बहुत नेचुरल सी बात हमको यहाँ पर समझ आ रही है। अब सेम चीज बेटा, सेम लॉजिक आप लगाओ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे। आप सेम क्या लगाओ बेटा? आप सेम लॉजिक लगाओ। अगर ये मेरा माइटोकॉन्ड्रिया है और ये क्या हो गई बेटा? ये हमारी क्या हो गई बेटा? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हो गई। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका सरफेस एरिया क्या है? ज्यादा है। अगर ये ऐसे सीधी सीधी होती, इमेजिन करो बेटा, अगर ये इस तरीके से ऐसे सीधी सीधी होती तो इसका तो सरफेस एरिया कम होता, है ना। इसका सरफेस एरिया कम होता, इसका सरफेस एरिया क्या होता बेटा? कम होता। ठीक है, तो ऐसा ना होकर हमारी माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन ऐसी होती है, तो इससे फायदा क्या होगा? देखो बेटा, हमारी ये जो, अब ध्यान से सुनना बेटा। हाँ, मैं चैट बंद कर रही हूँ। कॉल 911, हाँ, ध्यान से सुनना बेटा। हमारी ये जो इनर मेम्ब्रेन है ना बेटा, दिस इज द साइट ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। हमारी ये जो इनर मेम्ब्रेन होती है, ध्यान से सुनो बेटा, हमारी ये जो इनर मेम्ब्रेन होती है, ये अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है, ये जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है, ये क्या है? ये है साइट ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब ये क्या होता है भाई? सेल्यूलर रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है बेटा जिसके द्वारा हमारे सेल के अंदर क्या है? फूड को तोड़कर एनर्जी बनाई जाती है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या है बेटा? सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या है बेटा? ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा हमारे सेल के अंदर फूड को तोड़ के एनर्जी बनाई जाती है। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है बेटा, वो यहीं पर होती है। ठीक है, अब आप ऐसे सोचो बेटा, कुछ प्रोटीन्स हैं, है ना, जो हमारी इस मेम्ब्रेन के ऊपर क्या है बेटा? इस मेम्ब्रेन के ऊपर चिपके हुए होते हैं। इस मेम्ब्रेन के ऊपर क्या है बेटा? चिपके हुए होते हैं। जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतने ज्यादा प्रोटीन्स, राइट? सोचो बेटा, है ना, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतने ज्यादा प्रोटीन होंगे, जितने ज्यादा प्रोटीन होंगे उतनी ज्यादा एनर्जी बनेगी। अब आप ऐसे सोचो बेटा, अगर ये ऐसे सीधी सीधी होती तो क्या होते बेटा? ये प्रोटीन कम प्रेजेंट होते, क्योंकि सरफेस एरिया कम है। क्योंकि बेटा यहाँ पर सरफेस एरिया ज्यादा होता है, तो ड्यू टू मोर सरफेस एरिया, है ना, सरफेस एरिया ज्यादा होने पर ज्यादा एनर्जी बनती है। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन का क्या है? लार्ज सरफेस एरिया है, याद रखेंगे भाई। इनर मेम्ब्रेन का क्या है? लार्ज सरफेस एरिया।
इसीलिए मोर एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है, चलो अब थोड़ा रेस्पिरेशन के बारे में आपको मैं बता देती हूं। जैसे कि मैंने आपको बताया रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हमारी बॉडी के अंदर फूड को, ग्लूकोज मतलब फूड, ठीक है, बेसिकली सेलुलर रेस्पिरेशन को अगर मुझे शॉर्ट में समझाना है तो मैं बोलूंगी भाई सेलुलर रेस्पिरेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, फूड को तोड़कर एनर्जी बनाते हैं। अब ये एनर्जी जो है बेटा ये बनाई जाती है किसकी फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। अब ये क्या है देखो, समझो, देखो बेटा, जब हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी बन जाता है, जब हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी नाम का एक केमिकल सब्सटेंस बन जाता है तो हम बोलते हैं एनर्जी बन गई। जब हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी नाम का एक केमिकल बन जाता है तो हम बोल देते हैं वेरी गुड, बधाई हो, क्या बन गया है? एनर्जी बन गई है। तो बेसिकली केमिकल सब्सटेंस होता है बेटा जिसका नाम होता है एटीपी। Now this ATP stands for adenosine triphosphate। आए बागन, क्या है मैम ये? ATP शॉर्ट फॉर्म किसकी है? A एडेनिन, T ट्राई, P फॉस्फेट। ATP stands for adenosine triphosphate। अब ये है क्या बेटा? अब देखो, तुमको वैसे तो इतना पढ़ाने की जरूरत है नहीं, है ना, इवन 10th में भी नहीं पढ़ाते हैं, बट मैं तुमको वैसे बता देती हूँ। एक केमिकल सब्सटेंस होता है बेटा जिसका नाम होता है एडिनोसिन। ठीक है, अब ये क्या है ये मत पूछना, क्योंकि अगर वो बताने लग गई तो फिर सब कुछ बताना पड़ेगा, जो कि 12वीं का टॉपिक है। ठीक है, एडिनोसिन नाम का एक केमिकल सब्सटेंस होता है। ठीक है, इसमें बेटा एक फॉस्फेट लगा हुआ है, 2 फॉस्फेट लगे हुए हैं, 3 फॉस्फेट लगे हुए हैं। ठीक है, 1 2 3, कितने फॉस्फेट लगे हुए हैं? फॉस्फेट मतलब फॉस्फोरस। ठीक है, हाँ ठीक है। तो यहां पर देखो बेटा 1 2 3, ट्राई का मतलब क्या होता है? ट्राई का मतलब होता है 3। एडिनोसाइन के साथ जब 3 फॉस्फेट लगे होते हैं तो जो बेटा एक स्ट्रक्चर है ना, जो ये केमिकल सब्सटेंस ये जो पूरा बनता है बेटा, उसी को हमने बोला है एटीपी। एडिनोसाइन के साथ 3 फॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन के साथ 3 फॉस्फेट, एडिनोसाइन के साथ 3 फॉस्फेट। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात बताऊं, है ना, एक इंटरेस्टिंग सी बात बताऊं बेटा, मान लो यहां पर 2 ही फॉस्फेट होते तो पता है इसका नाम क्या हो जाता? इसका नाम हो जाता एडीपी। इसका नाम हो जाता एडीपी। डी का मतलब डाई फॉस्फेट। ठीक है, और इमेजिन करो यहां पर एक ही फॉस्फेट लगा होता तो फिर इसका नाम हो जाता एएमपी। एम मतलब मोनोफॉस्फेट। ठीक है, बट इतना तुम्हें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, अभी तुम नन्हे मुन्ने हो, तो नन्हे मुन्ने बच्चों को सिर्फ इतना ही पढ़ा दो, बहुत है। तो ये जो स्ट्रक्चर बन गया ये कहलाता है पूरा एटीपी। ठीक है, एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि बेटा जितनी भी एनर्जी है बेटा एटीपी के फॉर्म में ही बनती है। अब जब ये एटीपी नाम का केमिकल सब्सटेंस हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बन जाता है तो हम बोलते हैं एनर्जी बन गई। ठीक है, और ये कौन सी प्रोसेस के दौरान बनता है ये आपको याद रखना है। हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक प्रोसेस होती है जिसका नाम सेलुलर रेस्पिरेशन या फिर सिर्फ रेस्पिरेशन होता है। जब ये प्रोसेस कंप्लीट होती है तो आखिरी में एनर्जी बनती है, और एनर्जी बनती है एटीपी की फॉर्म में। एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। करेंसी का मतलब क्या होता है बेटा? मान लो, है ना, मान लो, ठीक है, मैंने कहा कि भाई भैया मेरे को ये कवर खरीदना है ना, मैंने कहा भैया मेरे को ये कवर खरीदना है ना, तो बोलेंगे हाँ जी मैडम 200 रुपए का है ना। मैं उसको बोल दूंगी कि भैया ये पेन ले लो भैया, ये 200 रुपए का है और कवर दे दो। नहीं बेटा, नहीं काम चलेगा, मुझे उसको पैसे देने पड़ेंगे, मुझे उसको करेंसी देनी पड़ेगी। ठीक है, वैसे भाई मैंने कहा भैया ये बॉडी लोशन दे दो, है ना, मैंने कहा, भैया ने कहा दो मैडम, 250 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए जो भी है, तो मैंने कहा आप एक काम करो,
आप एक काम करो, मेरे डिफेंडर रख लो आप अपने पास। ठीक है, ये 1000 रुपए की है, ये लो आप। ठीक है, वो कहेंगे मैडम मैं क्या करूंगा, आप मुझे करेंसी दो भैया, आप मुझे पैसे दो, है ना। तो वैसे ही बेटा हमारे सेल के अंदर ना सेल ऑर्गेनेलीज कह रहे हैं भाई एनर्जी दो। हमारे सेल ऑर्गेनेलीज बेटा ईआर कह रहा है भाई मुझे एनर्जी चाहिए, मुझे प्रोटीन बनाना है। ठीक है, हमारे बेटा गोल्जी अपरेटस कह रहा है प्लीज मुझे एनर्जी दो, मुझे प्रोटीन को पैक करना है। तो सब सेल ऑर्गेनेलीज एनर्जी मांग रहे हैं। ठीक है, और उस टाइम पे बेटा जब वो एनर्जी मांग रहे हैं हमको एटीपी देना पड़ेगा, क्योंकि जब तक एटीपी नहीं देंगे तब तक काम नहीं चलेगा भाई। वैसे ही बेटा मैं उसको बेटा ये तरबूज दे दूं, मैं उसको बेटा टॉय दे दूं, मैं उसको कुछ भी दे दूं कि ये लो भैया, ये लो प्लीज दे दो, कुछ नहीं होगा ना बेटा, इनको देने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, वैसे ही बेटा जब हमारे सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं हमको एनर्जी चाहिए, तो उनको एनर्जी के नाम पे क्या चाहिए होता है, उनको एटीपी चाहिए होता है, उसी से काम चलेगा। दैट इज वाई एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। आई होप ये सब समझ आ गया होगा मेरे भाइयों बहनों दोस्तों को। ओके चलो बेटा, यहां तक सब समझ आया तो जल्दी से लिखेंगे #CH। यहां तक सब समझ आया तो जल्दी से लिखेंगे #CH। चमका कि नहीं चमका? मजा आ रहा है? सब समझ आ रहा है? सब अच्छे से समझ आ रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Guys, I have a very dry skin, so that's why I keep body lotion in my class, in my studio. मैंने ना अपना स्टूडियो एकदम ऐसे पक्का एकदम फिक्स कर रखा है। मैंने अपना यार काश मैं तुम्हें अपना ऐसे ना कैमरा कैसे घुमा के दिखा पाती। एकदम मस्त घर बना रखा है मैंने अपने इस कमरे को। I have lot of things in my studio. मैंने बेटा मैगी के पैकेट ला के रखे हैं अपने स्टूडियो में। दिखाऊं तुम्हें? देखो तुम मजाक मान रहे हो, जब मुझे भूख लगती है तो मैं बेटा देखो ये तो जब मुझे भूख लगती है तो मैगी वैगी बनवा के खा लेती हूँ। मैंने चिप्स विप्स ला के रखे हुए हैं जब मुझे भूख लगती है, और भी चीज़ें कुछ मैंने रखी हुई हैं। सो दिस इज़ लाइक माई होम, क्योंकि बेटा पूरा आधे से ज़्यादा दिन तो ऑफिस में ही निकलता है। सो मैंने एकदम घर बना दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलो बेटा अब हम पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट टॉपिक विच इज प्लास्टिड्स। अब हम पढ़ेंगे बेटा क्या, नेक्स्ट टॉपिक विच इज प्लास्टिड्स। अब बेटा जब आप प्लांट्स को देखते हो तो आपने देखा यार प्लांट्स कितने सुंदर हैं, वाओ। जैसे कि सनफ्लावर कितना सुंदर है, वाओ, है ना। तो यार प्लांट्स के बारे में एक बात बहुत यूनिक है, वो ये है कि प्लांट्स के अंदर बहुत सारे कलर्स देखने को मिलते हैं, है ना। प्लांट्स के अंदर बहुत सारे कलर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि roses are red, violets are blue, happy new year to you। ठीक है भाई, इतनी फालतू बेटा तुम भी करते थे क्या अपने, मतलब तुम भी करते हो क्या अपने बचपन, तुम भी करते हो क्या ये सब? हमने तो बचपन में बहुत किया है। roses are red, violets are blue। ठीक है तो बेटा जब हम प्लांट्स को देखते हैं तो हमें बहुत सारे कलर्स देखने को मिलते हैं। फ्लावर्स कितने सारे कलरफुल होते हैं, रेड कलर के फ्लावर होते हैं, येलो कलर के फ्लावर होते हैं, पिंक कलर के फ्लावर्स होते हैं। अगर हम फ्रूट्स की बात करें, है ना बेटा, ऑरेंज कलर की है गाजर, है ना, और ऑरेंज कलर का है ऑरेंज कलर का होता है। तो बेटा बताओ ऑरेंज कलर के नाम पे ऑरेंज फ्रूट का नाम पड़ा है या ऑरेंज फ्रूट के नाम पे ऑरेंज कलर का नाम पड़ा है? मुझे नहीं पता, हमें नहीं पता। ठीक है, या फिर बेटा आप स्ट्रॉबेरीज देखो, मलबेरीज देखो, ब्लूबेरीज देखो, दे हैव सॉर्ट ऑफ कलर इन देम। उनके अंदर क्या है बेटा, कलर है ना। ये सनफ्लावर येलो है, रेड रोज रेड कलर के हैं, व्हाइट कलर के हैं, पिंक कलर के हैं, ब्लू कलर के हैं। भाई ये सब कलर कहां से आ रहा है? ये सब कलर कहां से आ रहा है बेटा? ये फ्रूट लाल क्यों है? नहीं खाऊंगी बेटा, फिर अटक जाएगा। ये फ्रूट लाल क्यों है? वाई ये फ्रूट लाल क्यों है? क्योंकि बेटा ये फ्रूट है, फ्रूट सेल से मिलकर बनता है। सेल के अंदर कुछ तो है जो इसको लाल बना रहा है ना। तो बेसिकली बेटा यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है एक सेल ऑर्गेनेली का जिसका नाम है प्लास्टिड्स। तो बेटा इन सभी कलर के लिए हमें जो प्लांट के अंदर बेटा, प्लांट्स के अंदर ये जो डिफरेंट कलर देखने को मिलते हैं, प्लांट के अंदर ये जो डिफरेंट कलर देखने को मिलते हैं, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एक सेल ऑर्गेनेली जिसका नाम होता है प्लास्टिड। एक सेल ऑर्गेनेली बेटा जिसका नाम होता है प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या है? एक सेल ऑर्गेनेली है
जो कि बेटा हमारे फ्लावर्स को पिंकी पंकी बनाता है, सनफ्लावर्स को येलो बनाता है, रोजेस को रेड बनाता है, फ्रूट्स को अलग अलग कलर प्रोवाइड करता है, फ्रूट्स को, फलों को, सब्जियों को अलग अलग कलर प्रोवाइड करता है, राइट। नॉट जस्ट दिस बेटा, ये जो हरा हरा रंग है ये भी प्लास्टिड की वजह से ही है। तो भाई ये सब कहां से आ रहा है? ये आ रहा है बेटा एक सेल ऑर्गेनेली की वजह से जिसका नाम होता है प्लास्टिड। अब जल्दी से एक बार प्लास्टिड के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज तो हमने देख ली, हमारे प्लांट के अंदर कलर जो है इसकी वजह से होता है। किसकी वजह से? प्लास्टिड की वजह से। पहला फंक्शन क्या हो गया? प्लांट के अंदर जो कलर्स होते हैं वो होते हैं प्लास्टिड नामक सेल ऑर्गेनेली के कारण। बट इसके अलावा बेटा ये दो फंक्शन और परफॉर्म करते हैं। हमारे प्लांट के अंदर जितना भी खाना है बेटा, खाना किस प्रोसेस से बनता है? खाना बनता है अरे ज्यादा लोशन लगा लिया, हाथ फिसल रहा है हाँ, खाना बनता है बेटा बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। पढ़ा है बचपन में? यस मैम पढ़ा है। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। याद आ रहा है मैम थोड़ा थोड़ा? क्या यूज करता है प्लांट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करने के लिए यूज करता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है मैम? क्लोरोफिल लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और जब क्लोरोफिल लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो वहां पर कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं और आखिरी में हमको फूड मिल जाता है। याद आया? हाँ मैम याद आया, बचपन में पढ़ा है। तो बेटा वो जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है ना, प्लास्टिड के अंदर ही होती है, ठीक है। उसके अलावा बेटा फूड बन गया तो फूड को स्टोर करने का काम भी क्या है बेटा? यही करता है। तो अब बेटा आपको याद रखना है पी से प्लास्टिड, पी से प्लांट सेल, पी से प्लास्टिड, पी से प्लांट सेल। याद रखेंगे बेटा हमारे पास प्लांट के अंदर प्लास्टिड नाम के सेल ऑर्गेनेली होते हैं, और ये सेल ऑर्गेनेली खाना बनाने का, खाना स्टोर करने का और कलर देने का काम करते हैं। व्हाट आर द थ्री फंक्शंस ऑफ प्लास्टिड्स? प्लास्टिड्स आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ फूड। वो फोटोसिंथेसिस कराते हैं। और बेटा अब ऐसे देखो बेटा, जब फोटोसिंथेसिस होगी तो क्या होगा? फूड बनेगा, और भाई साथ साथ ऑक्सीजन भी बनेगी। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ऑक्सीजन भी बनती है। ऑक्सीजन, तुमको जितनी भी ऑक्सीजन मिल रही है बेटा फोटोसिंथेसिस की वजह से ही मिल रही है ना। तो ये कहाँ होती है बेटा? ये प्लास्टिड्स में होती है। अब आ जाते हैं बेटा यहाँ पर हमारे पास क्या होते हैं बेटा? हमारे पास तीन तरीके के प्लास्टिड्स होते हैं। इफ समबडी आस्क यू व्हाट आर द थ्री टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, इफ समबडी आस्क्स यू, मैम कौन ही पूछेगा? आप ही पूछोगे मैम, आप ही हो हमारी बायो वाली मैडम, आप ही बायो वाली मैडम हो मैम, और कोई नहीं पूछेगा, आप ही पूछोगे। There are three types of plastids. पहला हो गया बेटा हमारा क्लोरोप्लास्ट, दूसरा हो गया क्रोमोप्लास्ट, एंड तीसरा हो गया ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, तीन तरीके के प्लास्टिड्स होते हैं। याद रखेंगे प्लांट्स के अंदर क्या है? प्लांट्स के अंदर प्लांट सेल के अंदर क्या है भाई? प्लांट सेल के अंदर क्या पाए जाते हैं? प्लास्टिड्स नामक सेल ऑर्गेनेली पाए जाते हैं। दे आर ऑफ थ्री टाइप्स, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, अब आ जाओ, देखो बेटा जो भी प्लास्टिड प्लांट को ग्रीन कलर देने का काम कर रहा है वो होता है क्लोरोप्लास्ट। यानी कि आपको प्लांट के अंदर बेटा कोई भी पार्ट दिख रहा है, प्लांट के अंदर आपको कोई भी पार्ट दिख रहा है और वो ग्रीन है, मान लो बेटा प्लांट के अंदर ये लीफ क्या है? ग्रीन है, क्लोरोप्लास्ट की वजह से। प्लांट के अंदर मान लो बेटा स्टेम ग्रीन है, क्लोरोप्लास्ट की वजह से। प्लांट के अंदर आपको कोई भी पार्ट अगर ग्रीन दिख रहा है तो वो ग्रीन कलर क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। ठीक है मैम, अगर इसके अलावा कोई और कलर दिख रहा है तो बेटा येलो अगर कलर दिख रहा है तो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होगा, पिंक दिख रहा है क्रोमोप्लास्ट की वजह से होगा, येलो ऑरेंज है ना, ये सारे जो आपको कलर ग्रीन के अलावा कोई भी कलर आपको प्लांट के अंदर दिख रहा है तो वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होगा। ठीक है, फिर ल्यूकोप्लास्ट का क्या काम है भाई? स्टोरेज। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं बेटा कलरलेस होते हैं, इनके अंदर कोई पिगमेंट नहीं होता, कलर देने के लिए कोई पिगमेंट नहीं होता, बट ये स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये चीजों को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो ग्रीन कलर इसकी वजह से, बाकी इसके अलावा कोई और कलर है तो इसकी वजह से। ल्यूकोप्लास्ट बेटा ये कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं, इनके अंदर कोई भी पिगमेंट नहीं होता,
ठीक है, और ये स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ये क्या है बेटा, स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक एक करके फटाफट से सबका देख भी लेते हैं बेटा यहां पर। ठीक है, चलो सबसे पहले क्रोमोप्लास्ट की बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्रोमोप्लास्ट की बात करेंगे, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट का पूरा डायग्राम वगैरह बनाना है तो वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, देखो बेटा, सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताया, इनके अंदर क्या होते हैं, पिगमेंट होते हैं, और ये वही प्लास्टिड है जो प्लांट को येलो, ऑरेंज, रेड, है ना, बनाएगा। आपने देखा होगा बेटा, प्लांट के अंदर फ्लावर्स सबसे ज्यादा कलरफुल पार्ट होता है। पेटल्स खासकर उनकी बेटा, ये पंखुड़ियां हो गई या फ्रूट्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, यही तो सबसे ज्यादा कलरफुल पार्ट होता है ना। फ्लावर्स हो गए, फ्रूट हो गए, दीज आर द कलरफुल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और ये कलरफुल क्यों है, बिकॉज ऑफ द क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, अब देखो बेटा, इतना कलर का फायदा क्या बेटा, प्लांट के अंदर ये जो सुंदर सुंदर रंग बिरंगे पेटल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, इन कलर्स को देखकर ना हमारे इंसेक्ट्स, हमारी बर्ड्स क्या होती हैं, अट्रैक्ट होती हैं। इनके कलर को देखकर बेटा वो उनकी तरफ खिंची चली आती हैं, और उनके पास जब वो अट्रैक्ट होती हैं तो कहीं ना कहीं पॉलिनेशन की प्रोसेस में हेल्प करती हैं, है ना, क्योंकि जब इस तरीके से हनी बीज और इंसेक्ट्स आएंगे इनके पास, उनके ऊपर बैठेंगे तो पॉलन ग्रेन को वो ले जाएंगे इधर उधर, क्योंकि दे आर लाइक पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, अपने पैरों के साथ पॉलन ग्रेन को चिपका लूंगी, फिर इधर से उधर जाऊंगी, मंडराऊंगी, उस चक्कर में क्या होगा, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो जाएगा, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं पॉलिनेशन। अब बेटा, ये पॉलिनेशन की प्रक्रिया हो ही नहीं पाती अगर हमारे इंसेक्ट्स अट्रैक्ट ना होते, और अट्रैक्शन में कौन हेल्प कर रहा है, उनका कलर। कलर किसने दिया, क्रोमोप्लास्ट ने, तो शाबाशी मिलनी चाहिए क्रोमोप्लास्ट आपको। ठीक है, उसके अलावा बेटा आपने देखा होगा, है ना, हमारे इस तरीके से बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं जो फ्रूट्स को खाती हैं बेटा, है ना। अब जब ये फ्रूट्स को खाती हैं, ऑब्वियसली बेटा इनकी बीक में सीड्स वगैरह फंस जाते हैं, फिर ये जाके बेटा कहीं और किसी और फ्रूट में मुंह मारती हैं, है ना, तो क्या होगा बेटा, उनके सीड्स इधर उधर गिर जाते हैं, इस चक्कर में सीड का डिस्पर्सल हो जाता है। सीड डिस्पर्सल मतलब ट्रांसफर ऑफ सीड्स, ट्रांसफर ऑफ सीड्स। ठीक है, तो ये याद रखेंगे बेटा, है ना, याद रखेंगे बेटा। इसके बाद बेटा याद रखना, प्लांट के अंदर ग्रीन के अलावा कोई और कलर है तो क्रोमोप्लास्ट की वजह से। फिर आ जाता है बेटा, फिर आ जाते हैं हमारे ल्यूकोप्लास्ट। भाई इनके अंदर कोई भी पिगमेंट नहीं है, इनके अंदर कोई भी पिगमेंट नहीं है, ये कलर वलर के लिए रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है, बट इनका काम क्या है भाई, अगर ये सेल के अंदर पाए जा रहे हैं तो कुछ तो करते होंगे, बिल्कुल करते हैं बेटा। अगर मेरे प्लांट सेल के अंदर ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट है तो वो चीजों को स्टोर करने का काम करता है। अगर मेरे किसी प्लांट सेल के अंदर ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा बेटा, वो क्या करेगा, वो चीजों को स्टोर करने का काम करेगा। किन चीजों को स्टोर करेगा बेटा, स्टार्च को, ऑयल्स को, फैट्स को, प्रोटीन्स को। ठीक है, बता दूं, एनसीईआरटी में तो नहीं दिया है पर फिर भी बताऊंगी। ल्यूकोप्लास्ट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। ठीक है, एक हो गया बेटा हमारा अमाइलोप्लास्ट, मैमड़ी तो बिल्कुल दया नहीं करती है हमारे ऊपर, एल्यूरोप्लास्ट, एंड देन वी हैव इलायोप्लास्ट। चलिए बेटा, आपने जस्ट अभी 11th क्लास का एक टॉपिक पढ़ लिया। देखो बेटा, अमाइलोप्लास्ट का काम होता है स्टोरेज ऑफ स्टार्च, स्टार्च को स्टोर करने का काम। एल्यूरोप्लास्ट का काम होता है स्टोरेज ऑफ प्रोटीन। ठीक है, और इलायोप्लास्ट का काम होता है ऑयल एंड फैट्स को स्टोर करना। याद कर सकते हो तो ठीक है, नहीं याद कर पा रहे तो दैट्स फाइन। ठीक है, दैट्स फाइन। हमने यहाँ पर इन जनरल तो लिख ही दिया है कि ल्यूकोप्लास्ट का काम होता है स्टोरेज ऑफ स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन्स। बस मैंने आपको बता दिया है, जो स्टार्च की स्टोरेज करता है उसका नाम अमाइलोप्लास्ट, जो ऑयल की करता है इलायोप्लास्ट, और जो प्रोटीन की करता है वो एल्यूरोप्लास्ट। ठीक है, याद हो जा रहा है तो ठीक है, बाकी इतना तो याद रखना है, ल्यूकोप्लास्ट
कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं, इनके अंदर कोई पिगमेंट नहीं होता, ये कलर वलर देने का काम नहीं करते, इनका काम होता है स्टोरेज, और ये इन चीजों को स्टोर कर सकता है। जैसे कि बेटा आपने सुना होगा, बचपन में आप पढ़ते भी होगे कि भाई आलू के अंदर बहुत स्टार्च होता है, आलू के अंदर बहुत स्टार्च होता है, आलू के अंदर बहुत स्टार्च होता है, ठीक है, ठीक है। कोलोकेसिया है, कौन सा केसिया? एशिया? मैम एशिया तो सुना है, कोलोकेशिया ये क्या होता है बेटा? अरवी, अरवी की सब्जी खाई है, मेरी फेवरेट है। छी मैम, अरवी की सब्जी कैसे किसी की फेवरेट हो सकती है? हो सकती है। यू नो व्हाट आई हेट गाइस, यू नो व्हाट आई हेट? पनीर। आई हेट पनीर, आई हेट मटर पनीर, मुझे पनीर पसंद ही नहीं है बेटा। हम घर में बाहर जब जाते हैं तो मैं सबसे पहले, जैसे मुझे बोलते हैं कि आप ऑर्डर कर दो, है ना, जनरली आई ऑर्डर दाल मखनी ले आओ, दाल तड़का ले आओ, मिक्स वेज ले आओ, कढ़ाई पनीर ले आओ, है ना, तो मैं से मंगवा भी लेती हूँ। और जब वो आता है तो मैं उसकी ग्रेवी खाती हूँ और पनीर छोड़ देती हूँ। एंड देन माई ब्रदर ऑलवेज लुक्स टू मी लाइक दिस कि तूने मंगाया क्यों था जब तुझे खाना नहीं है, तो है ना। आई डोंट लाइक पनीर गाइस मैम, बट अरवी, मैम अरवी किसको पसंद होती है? ठीक है, हाँ भाई हो जाती है कभी कभी, ठीक है, ठीक है। तो बेटा जैसे आपने सुना होगा भाई पोटैटो के अंदर बहुत सारा स्टार्च है, तो बेटा वो बहुत सारा स्टार्च कहाँ स्टोर होगा? यही एमाइलोप्लास्ट में होगा ना, प्लास्टिड्स के अंदर होगा, ल्यूकोप्लास्ट के अंदर होगा। आप ये सोचो भाई, इसके अंदर बहुत सारा स्टार्च पाया जा रहा है, स्टार्च 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 स्टार्च, तो भाई वो स्टार्च को स्टोर करने का काम कौन करता है? ल्यूकोप्लास्ट करता है, ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट करता है ना। आपने देखा होगा बेटा कुछ, आप यार तुमने सुना है सनफ्लावर ऑयल के बारे में? हैव यू हर्ड अबाउट सनफ्लावर ऑयल? आपने सुना है बेटा? सरसों का तेल के बारे में सुना है? सरसों का तेल, हैव यू हर्ड अबाउट सरसों का तेल? यार सबके घरों में यूज होता है। तो भाई सरसों का तेल कहां से निकलता है? वो जो बीज होते हैं, है ना, उनको पूरा ग्राइंड करके उनका पीस के उनमें से तेल निकाल लेते हैं। तो भाई तेल कहीं तो स्टोर था ना, ल्यूकोप्लास्ट में था। सनफ्लावर ऑयल, सनफ्लावर ऑयल सुना है ना, सनफ्लावर ऑयल आता है। तो भाई सनफ्लावर के बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, उन सीड्स की अगर हम बात करें तो वो सेल से मिलकर बनते हैं, और वो जो सेल होते हैं उनके अंदर ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है, और ल्यूकोप्लास्ट वहां पे ऑयल और फैट को स्टोर करने का काम करता है। हाँ ठीक है, चलो बेटा लास्ट बट नॉट द लीस्ट देन वी हैव क्लोरोप्लास्ट। अब ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हमारी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, बट हम तो खुद बनाएंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए बेटा, तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं बेटा जो आपको सबसे पहले जरूर पता होने चाहिए। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट ग्रीन प्लास्टिड है। भाई इसका नाम ग्रीन प्लास्टिड क्यों पड़ा है? इसका नाम ग्रीन प्लास्टिड क्यों पड़ा है? क्योंकि इसके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट पाया जा रहा है। भाई हम बचपन से पढ़ रहे हैं क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट। तो आज हमें पता चला, आज हमको पता चला कि भाई ये जो ग्रीन पिगमेंट है ये कहां प्रेजेंट होता है। ये ग्रीन पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट नामक एक सेल ऑर्गेनली के अंदर प्रेजेंट होता है। भाई ये जो ग्रीन पिगमेंट है जिसके बारे में बचपन से सुनते आ रहे हैं, चौथी क्लास से ही पढ़ना शुरू हो गए थे, फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस, आज पता चला कि भाई फोटोसिंथेसिस करने के लिए जो ग्रीन पिगमेंट जिसका नाम क्लोरोफिल है वो कहां पाया जाता है? वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है भाई, इसीलिए इसका नाम क्लोरोप्लास्ट पड़ा है। हा हा हा, ठीक है। चलो अब इसका भी डायग्राम बना लेते हैं जल्दी से, है ना, इसका भी डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट बेटा, सबसे पहला पॉइंट कि भाई ये भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह क्या है? डबल मेम्ब्रेन है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के पास दो मेम्ब्रेन थी, तो भाई इसके पास भी क्या है? इसके पास भी दो मेम्ब्रेन्स हैं। इसके पास भी क्या है? दो मेम्ब्रेन्स हैं। एक हमारी हो गई इनर मेम्ब्रेन, है ना, एक हो गई बेटा हमारी इनर मेम्ब्रेन, एक हो गई आउटर मेम्ब्रेन। ये क्या हो गई? दिस इज इनर मेम्ब्रेन, एंड ये हो, और अरे उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया, आउटर मेम्ब्रेन और ये हो गई हमारी इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हो गई आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गई इनर मेम्ब्रेन। अब यहां पर बेटा कुछ जेली लाइक सब्सटेंस होगा, कुछ पानी जैसा सब्सटेंस होगा, है ना, उसको बोला जाता है स्ट्रोमा, उसको बोला जाता है स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं बेटा? उसको बोलते हैं हम स्ट्रोमा।
क्या बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं हम स्ट्रोमा। अब बेटा अगर हम स्ट्रोमा के अलावा यहां पर देखें, ठीक है, तो यहां पर क्या है बेटा, कुछ थाली जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्या होते हैं, थाली जैसे स्ट्रक्चर्स। ये एक थाली दे ताली तेरी मुचकाली ठीक है, तो बेटा ये एक थाली जैसा स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया, इस स्ट्रक्चर का नाम होता है थाइलाकॉइड। क्या नाम होता है बेटा, इस स्ट्रक्चर का नाम होता है थाइलाकॉइड। ये थाली जैसा स्ट्रक्चर, डिस्क जैसा स्ट्रक्चर, डिस्क डिस्क समझते हो ना, डिस्क जैसा, थाली जैसा स्ट्रक्चर, इसका नाम होता है थाइलाकॉइड। अब होता है क्या है बेटा, एक थाइलाकॉइड के ऊपर दूसरा थाइलाकॉइड, तीसरा थाइलाकॉइड। तो बेटा यहां पर क्या होता है, पूरा टावर बना हुआ है ना, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर, ऐसे क्या बनाया बेटा, टावर बना हुआ है पूरा, है ना। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर बन गया बेटा, है ना, जैसे कि एक और बना देती हूं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, है ना, ऐसे। तो भाई ये जो पूरा स्ट्रक्चर मैम ने बना दिया है, इस पूरे स्ट्रक्चर को, इस टावर को बेटा, जब बहुत सारी थाइलाकॉइड एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक अरेंज हो जाती हैं, तो उसको हम बोलते हैं ग्रैनम। उसको हम बोलते हैं ग्रैनम या फिर ग्रैना, आपके एनसीईआरटी में, है ना। ठीक है, तो यहां पर इसको क्या बोल देते हैं, ग्रैना। अगर एक है तो ग्रैनम, और अगर बहुत सारे हैं तो ग्रैना। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ थाइलाकॉइड्स, ग्रुप ऑफ या टावर ऑफ थाइलाकॉइड्स या फिर स्टैक। स्टैक का मतलब समझते हो ना, स्टैक, जैसे बेटा सिक्कों का स्टैक बना दे, एक के ऊपर एक सिक्का, दूसरे के ऊपर तीसरा सिक्का, ऐसे। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा, ये एक सिंगल क्या हो गया, एक सिंगल थाइलाकॉइड हो गया, और थाइलाकॉइड का पूरा एक टावर बना दिया, पूरी एक बिल्डिंग बना दी, वो हो गई ग्रैना। ठीक है, ऐसे ही बेटा क्या है, बहुत सारे ग्रैना होते हैं। ये एक ग्रैना हो गया, ये एक ग्रैना हो गया, है ना, ये एक ग्रैना हो गया। और इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि ये सारे ग्रैना ना एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ये इससे जुड़ा होगा, 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 ये इससे जुड़ा होगा। तो ये क्या है बेटा, ये आपस में क्या होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं। ये क्या होते हैं बेटा, आपस में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, ये आपस में क्या है बेटा, कनेक्टेड होते हैं। बस यहां पर एक चीज एनसीईआरटी ने जो गलती करी है वो ये है, उन्होंने ये नहीं बताया कि भाई ये जो हमारे क्लोरोफिल होते हैं ये कहां पाए जाते हैं, जो कि उनको बताना चाहिए था। कितनी गलत बात है। देखो बेटा, वो जो क्लोरोफिल पिगमेंट है ना, वो इस थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर यहां लगे हुए होते हैं। ये जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है ना बेटा, यहां पर भर भर के, ठीक है, यहां पर भर भर के क्या है, ये सारे ग्रीन कलर के पिगमेंट्स, ये सारे ग्रीन कलर के पिगमेंट्स, जिनको हम क्या बोल रहे हैं दोस्तों, जिनको हम